पुराने समय की बात है। एक सोफिया नाम की राजकुमारी थी। बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत दयालु, बहुत ज्यादा समझदार। उसके पिता अंधेरी गुफाओं के राजा थे। वो अपने पिता के साथ ही रहा करती थी उन्हीं अंधेरी गुफाओं में। उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी। एक बार वो अपने महल के पास ही एक जंगल में जाती है और वहीं नदी के पास बैठ जाती है और कुछ पक्षियों के साथ खेल रही होती है। तभी वहां भटकता हुआ एक राजकुमार आता है। वो बहुत ज्यादा प्यासा होता है। जैसे ही वो राजकुमारी को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। तभी वो बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं शिकार पर निकला था और अब मेरे को वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाना। वहाँ से तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगे और तुमको रास्ता भी मिल जाएगा। और वो राजकुमारी को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सोफिया भी अपने महल लौट आती है। दिन बीतते हैं, रातें निकलती हैं और एक दिन सोफिया अपने गार्डन में बैठे बैठे उसी राजकुमार को याद कर रही होती है। तभी वो देखती है, वो राजकुमार उसके सामने आ गया है। अरे, तुम यहाँ पर कैसे? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझे याद कर रही थी ना? पर अगर तुमको मेरे पिता के सैनिकों ने देख लिया तो वो तुमको मेरे पिताजी के पास ले जाएंगे और वो तुमको जादू से सजा देंगे। तुमको वो काले दरवाजे में भी बंद कर सकते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे पिताजी से ही मिलने आया हूँ। आज मैं उनसे मिलके तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उसके पिता के सैनिक आ जाते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एटलांटिस का राजकुमार हैरी हूँ। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसका हाथ मांगने आया हूँ आपके पास। हाथ? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे अभी काले दरवाजे के अंदर बंद कर दूंगा। महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। बस अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए। लड़के, तुझे समझ नहीं आ रहा? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं भी पसंद करती हूँ हैरी को। सैनिकों, सोफिया को उसके कमरे में ले जाओ और इस लड़के को बाहर निकाल दो हमारी गुफाओं से। राजकुमार को गुफाओं के बाहर छोड़ दिया जाता है और सोफिया को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। तभी राजकुमार के पास एक पक्षी आता है। राजकुमार उसके साथ एक संदेश बांध देता है और उसको गुफाओं की तरफ छोड़ देता है और वो पक्षी पहुंच जाता है राजकुमारी सोफिया के पास। राजकुमारी उससे वो संदेश ले लेती है और उसको देखते ही वो चुपचाप वहां से अंधेरी गुफाओं से बाहर की ओर भागने लगती हैं और पहुंच जाती है राजकुमार के पास। मुझे तुम्हारा संदेश मिला और उसको पढ़ते ही मैं आ गई। तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो कोई बात नहीं, अब हम एटलांटिस चलते हैं। वहाँ मेरे पिताजी जरूर मान जाएंगे और वो मेरी कोई बात नहीं टालते। और वो दोनों निकल पड़ते हैं एटलांटिस की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अंधेरा कम होने लगता है और रोशनी दिखने लगती है। सोफिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने पहले कभी नहीं देखी थी रोशनी। वो अपने पिताजी के साथ अंधेरी गुफाओं में ही रहा करती थी। बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं। और वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं पर उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और वो दोनों थोड़ी देर वहीं आराम करते हैं और थोड़ी देर में वहां से चल पड़ते हैं
और पहुंच जाते हैं अटलांटिस। सोफिया अटलांटिस शहर को देखती ही रह जाती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर था। उसने तो कभी अंधेरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। और वो दोनों उसके बाद जाते हैं राजा से मिलने। आओ बेटा आओ, ये कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी, ये आपकी होने वाली बहू है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? वो पिताजी, ये अंधेरी गुफा के महाराज की बेटी है। हैं? अभी मेरे राज्य से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी के सारे राज्य को अपने जादू से नष्ट कर दूंगा। तेरे पिताजी शैतान हैं और वो हर जगह अंधेरा फैलाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब उसने तुझे भेज दिया है ताकि तू मेरा वंश खराब कर सके। निकल जा यहाँ से। पिताजी, अगर आपने इसको निकाला तो मैं भी नहीं रहूंगा आपके महल में। मैं भी ये सब राज दरबार छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, या तू भी चला जा इसके साथ। आज से तू इस राज्य का वारिस नहीं है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। पर राजकुमार नहीं मानता और वो भी अपना राज्य छोड़ देता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं अटलांटिस से। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो। जब मैं छोटा था मेरी माँ ने एक जादुई टापू बनाया था और उसके बारे में किसी को नहीं पता। उस टापू के बारे में मेरे पिताजी को भी नहीं पता। हम वहाँ जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे, पर वहाँ तक जाने में 1 हफ्ता लगेगा और कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर सामना कर लेंगे सभी परेशानियों का। हाँ, जब तक हम साथ साथ में हैं हमको कुछ नहीं हो सकता। और वो दोनों निकल पड़ते हैं जादुई टापू की तरफ। वहीं दूसरी तरफ सोफिया के पिता अंधेरी गुफाओं के राजा को भी खबर लग जाती है कि उसकी बेटी अपने कमरे में नहीं है, वो गायब है। वो उसके कमरे में देखता है और उसको वहां दिखता है वही संदेश। वो सब समझ जाता है और गुस्से में वो पहुंच जाता है अटलांटिस। कहाँ है इस देश का राजा? सामने आ, बता तूने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। वापस कर मेरी बेटी को, नहीं तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसको बहुत भला बुरा कहता है और तभी अटलांटिस का राजा उसको बिठाकर उसको पूरी बात बताता है। कहाँ गए वो दोनों? मुझे नहीं पता। तभी वो अपनी छड़ी उठाता है और जादू करता है और एक जादुई बॉल में उनको दिखता है कि वो दोनों घने जंगल में हैं। चलो वहीं चलते हैं और उन दोनों को पकड़ते हैं। दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। रुक जाओ, अपने घर चलो। तुम दोनों नहीं रह सकते साथ साथ। वो दोनों फटाफट नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वहां रखी एक नाव में बैठ जाते हैं। रुक जा बेटा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बेटा है। बात मान मेरी और वापस आ जा। वो उनकी कोई बात नहीं मानते और तभी उसका पिता गुस्से में आ जाता है और वो समुद्री तूफान ला देता है और उस तूफान की वजह से सोफिया समुद्र में गिर जाती है और डूबकर मर जाती है। ये क्या किया तूने? मेरी बेटी को मार दिया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे बेटे को भी। तभी अंधेरी गुफाओं का राजा अपनी छड़ी उठाता है और आसमान से एक बहुत ही भयानक राक्षस आता है, एक बहुत ही डरावना सा, और वो राजकुमार हैरी को जला देता है और वहीं हैरी भी मर जाता है। अब ना सोफिया बची ना हैरी। वो दोनों रोने लगते हैं क्योंकि आपसी दुश्मनी की वजह से उन दोनों के बच्चे मर गए और उनकी आपसी दुश्मनी का कारण था एक बहुत ही पुराना राज। अंधेरी गुफाओं का राजा और अटलांटिस का राजा एक समय पर पक्के दोस्त हुआ करते थे, पर उनकी इस दोस्ती को नजर लग गई उनके ही एक खास दोस्त की। उनका एक शौर्य नाम का मित्र था। वो उन दोनों को लड़वाकर उनकी सारी शक्तियां लेना चाहता था और वो कामयाब भी हो गया था और दोनों पक्के दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो गए।
पर शौर्य को शक्तियां तब भी नहीं मिल पाई और वो बीमार होके मर गया। पर उसकी बनाई हुई दुश्मनी आज भी जिंदा थी और उसी दुश्मनी की वजह से आज सोफिया और हैरी भी मारे गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने बच्चों की याद में वो दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर बगीचा बनाते हैं जिसमें उन दोनों की मूर्तियां होती हैं जैसे वो सच में ही वहां पर हों, और इसके साथ ही वो अपनी उस पुरानी दुश्मनी को भी खत्म कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हैरी और सोफिया वो दोनों जीते जी तो साथ नहीं रह पाए, पर कहीं न कहीं वो अब भी साथ ही होंगे। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, कभी पूरी नहीं होती, पर उनका प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर शहर था। वहाँ एक शीतल नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सारी सहेलियां उसकी बहुत तारीफ करती थी हमेशा। अरे शीतल, तू तो बहुत सुंदर है और मुझे तेरे बाल भी बहुत पसंद हैं। काश मेरे बाल भी तेरे तरह होते और मेरी स्किन भी तेरी तरह ग्लो करती। और ये बात बिल्कुल सच थी। बचपन में शीतल के बाल बहुत ज्यादा सुंदर थे, चमकदार काले घने बिल्कुल। उसकी क्लास में एक लड़का था रोहन, वो उसको बहुत पसंद करता था। दोनों क्लास में साथ ही बैठते, खाते पीते, ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक बार शीतल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस तबीयत खराब होने की वजह से उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। उसके मुंह पर भी दाने हो जाते हैं और वो बदसूरत हो जाती है। वो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत रोती है। अब जब वो बाहर निकलती तो जो दोस्त बचपन में उसकी तारीफ करते वो ही उसका मजाक उड़ाने लगे। अब बहुत सुंदर बना करती थी, देखा, हो गई ना गंजी और बदसूरत, अब आया ना मजा। और कुछ दिन बाद जब रोहन उससे मिलता है तो वो भी उसका मजाक उड़ाता है। अरे छी, ये कैसी हो गई हो तुम? अब तो तुम मेरे साइड में खड़े होने लायक भी नहीं हो। सब हंसेंगे मुझ पर। आज से हम नहीं बात करेंगे, ना ही मिलेंगे। पर तुमको तो मैं पसंद थी ना। और रोहन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वहां से चला जाता है। उस दिन शीतल घर आकर बहुत रोती है। वो पूरी रात रोती रहती है। ऐसे ही वो कई दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और एक दिन रात के समय वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो पहुंच जाती है नदी के पास। क्या मुझे इस नदी में कूद जाना चाहिए? अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता मुझे, सब हंसते हैं मुझ पर। ऐसे ही ख्याल उसके मन में आ रहे होते हैं, तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। पहले तो शीतल उसको देखकर डर जाती है, तभी चुड़ैल बोलती है, डरो मत तुम, यहाँ आकर क्या सोच रही हो तुम, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर कुछ नहीं बचा, सब मुझसे दूर चले गए। अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मदद करो तो बताओ। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। मेरे पीछे एक शैतान पड़ा है, मुझे छुपने की जगह चाहिए और मुझे अपनी शक्तियां फिर से मिल जाएंगी पूरी तरह कुछ दिनों में, फिर मैं उसका सामना कर पाऊंगी। तब तक मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मुझे वो ढूंढ ना पाए। तुम मुझे अपने घर ले चलो बूढ़ी माँ बनाकर, बदले में मैं तुम्हें वापस पहले जैसा सुंदर बना दूंगी। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। और उस रात चुड़ैल शीतल के घर बूढ़ी माँ बनकर आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुमको रोज एक जादुई अंडा दूंगी, तुम उसको खा लेना, उससे तुम्हारे बाल भी आ जाएंगे और तुम पहले की तरह बहुत सुंदर हो जाओगी।
ठीक है। अगले दिन सुबह होती है। चुड़ैल आती है और शीतल को एक अंडा दे देती है। वो कोई आम अंडा नहीं होता, वो होते हैं चुड़ैल के जादुई अंडे, जिनमें शक्तियां होती हैं, बहुत जादुई शक्तियां। शीतल उनको खा लेती है। ऐसे ही रोज चुड़ैल उसको एक अंडा देती और वो रोज खा लेती। कुछ ही दिन में उसके बाल आ गए सर पर और वो फिर से सुंदर हो गई। एक दिन वो बाजार में होती है, तभी रोहन की नजर उस पर पड़ती है। रोहन सोचता है, ये तो बदसूरत हो गई थी। इसके मुंह पे बहुत सारे दाने आ गए थे और बाल भी नहीं बचे थे। अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ये अचानक से इतनी सुंदर बन गई। चलो वापस से दोस्ती कर लेता हूँ अब इससे। रोहन शीतल के पास जाता है। अरे शीतल, कैसी हो तुम? बड़े दिन बाद दिखाई दी। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? नहीं, मैं तुम जैसे मतलबी इंसान से दोस्ती कभी नहीं करूंगी। और शीतल वहाँ से चली जाती है। कितनी अकड़ दिखा रही है ये अपनी सुंदरता पर। पता करना पड़ेगा क्या चक्कर है। कुछ तो राज है जो ये दोबारा से इतनी सुंदर हो गई। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन रोहन शीतल के घर की खिड़की पर ही होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक बूढ़ी माँ उसको जादुई अंडे दे रही है। वो समझ जाता है ये औरत मामूली औरत नहीं है, ये सब इस औरत के जादुई अंडों का कमाल है। उसको पता चल जाता है ये कोई जादूगरनी है और वो सोचता है, मैं इसको किडनैप कर लेता हूँ, फिर मैं इससे बहुत सारे पैसे बनवाऊंगा और फिर अमीर हो जाऊंगा। और उसी दिन वो रात को शीतल के घर जाता है और उस बुढ़िया के रूप में चुड़ैल को किडनैप कर लेता है और एक खंडर में ले जाता है। हा 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 हा, मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है और मुझे पता है तुम कोई आम औरत नहीं हो। तुम पर जादुई शक्तियां हैं। चलो अब जल्दी से जादू करो और मुझे बहुत सारे पैसा और सोना चांदी लाके दो। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी चुड़ैल अपनी छड़ी उठाती है और रोहन पर जादू कर देती है और रोहन बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाता है। रोहन रोने लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले जैसा बना दीजिए, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। ये सजा तो बहुत कम है, नहीं तो मैं तुझे आज छोड़ती नहीं। जा, अब तू हमेशा ऐसे ही जिएगा। और इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और रोहन वहीं रोता हुआ रह जाता है। कुमकुमपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो रोज सुबह भीख मांगने निकल जाती और जो भी मिलता उसको लेकर अपने घर आ जाती और उसको खाकर सो जाती। ऐसे ही दिन कट रहे थे। उसको कई दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो फिर उसको भूखा ही सोना पड़ा। एक दिन वो भीख मांगने जाती है। बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे मेरे घर में तो खुद कुछ नहीं है, मेरे पति भी नहीं लौटे कई दिन से, मैं क्या दूं इनको। अरे माताजी, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको। और उस दिन भी बेचारी बुढ़िया अपने घर आ जाती है बिना खाने के। अब कई दिन बीत चुके थे और उस रात को भी उसे भूखा सोना पड़ा था। आधी रात को जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सोचती है, अब नहीं जिया जा रहा मुझसे, इससे बेहतर मुझे मर जाना चाहिए, नहीं तो ये भूख मार देगी मुझे। और वो आधी रात को ही घर से जंगल में निकल जाती है। घने जंगल में पहुंचकर एक नदी के पास आके वो रुकती है और वहीं बैठ जाती है।
तभी उसके पास एक बहुत सुंदर सा खरगोश आता है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और वो बहुत ज्यादा भूखा भी होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे देखकर सोचती है, मेरे पास ये बस एक सेब पड़ा है, मैं वो इसे ही दे देती हूँ, कम से कम इसका पेट तो भरे, मेरा क्या है, मैं तो यहीं मर जाऊंगी। और वो उस खरगोश को वो दे देती है। तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी आती है और एक जादू होता है। वो खरगोश एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? वो ये सब देखकर चौंक जाती है। उठो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए मुझे ये दे दिया। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। बेचारी बूढ़ी औरत सोचती है, मेरी तो उम्र हो गई, अब अपने लिए मैं क्या ही मांगू। वो बोलती है, तो एक इच्छा पूरी कर दीजिए। हमारे गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, आप बारिश करा दीजिए। पर मैंने तो तुमको तुम्हारे लिए मांगने के लिए बोला था, तुम तो अब भी दूसरों के बारे में सोच रही हो। परी उस बूढ़ी औरत की इस बात से बहुत खुश हो जाती है। वो बारिश करा देती है, साथ ही बोलती है, मैं तुमको ये जादुई लहंगा फ्रॉक दे रही हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अरे मैं तो बूढ़ी हूँ, ये कोई उम्र है मेरी ये सब पहनने की, पर एक बार ट्राई करके देखूं क्या। और उसको पहनते ही वो बुढ़िया एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे अरे ये मुझे क्या हुआ, मैं तो एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। वो वापस अपने गांव आ जाती है। वहाँ आके वो देखती है, वहाँ पर उसकी झोपड़ी है ही नहीं, बल्कि एक महल है उसकी जगह। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। और ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल था। पूरे गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। अरे तुमको पता है, जो वो पिंकी बुढ़िया थी वो तो कहीं चली गई है और रातों रात उसके घर की जगह महल बन गया और उसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रहती है। और ये खबर वहाँ के राजकुमार तक भी पहुँच जाती है और वो निकल पड़ता है अपने घोड़े पर गांव की तरफ। राजकुमार वहाँ पहुँच जाता है और वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो सोचती है, मैं तो बूढ़ी हूँ, अगर इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया फिर। पर वो तब भी हाँ कर देती है और उसकी राजकुमार से शादी हो जाती है और वो दोनों महल में रहने लगते हैं। वो अपने उस जादुई लहंगे को कहीं भी नहीं उतारती थी। अगर वो उसे उतारेगी तो वो वापस से बूढ़ी औरत बन जाएगी। ऐसे ही वो महल में खुशी से रहने लगी। एक दिन वो अपने कमरे में होती है और उसी समय राजकुमार को उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। वैसे तो राजकुमारी ने सारे सैनिकों को मना कर रखा था कि कोई उसके कमरे में ना आए, पर राजकुमार आता है और सैनिकों को बोलता है, ये मेरा भी कमरा है, अगर तुमने मुझे अंदर जाने से रोका तो मैं तुम सबके सर कटवा दूंगा। और वो कमरे में चला जाता है और तभी वो देखता है अंदर तो एक बूढ़ी औरत बैठी है और वो डर जाती है। अब क्या होगा? अब तो राजकुमार को सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम कौन हो? मेरी रानी कहाँ है? जल्दी बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? कैसे यहाँ आई? तुमको मैं जान से मरवा दूंगा, जल्दी बताओ। वो बूढ़ी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। राजकुमार, मैं ही हूँ आपकी राजकुमारी। ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैंने तुमको कभी देखा तक नहीं था। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। बताओ जल्दी, कहाँ छुपाया है तुमने रानी को? नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो बोली, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। वो फटाफट जाती है और उस जादुई लहंगे को फिर से पहन आती है और राजकुमारी बन जाती है। राजकुमार चौंक जाता है। वो बोलता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जाओ यहाँ से, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, अब तुम इस महल में नहीं रह सकती। वहीं अब उसका राज भी खुल गया था, तो अब जादू भी खत्म होने लगा था और उसके बाद वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जादुई लहंगे की कहानी, हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई कहानी के साथ।